नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। ईरान में अभी अचानक ईरान और इजराइल के बीच में ये क्या हुआ, ईरान ने अचानक इजराइल के ऊपर हमला क्यों कर दिया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ईरान की मजबूरी क्या है, इजराइल की मजबूरी क्या है, और उस पूरे हालात के बीच में हम ये समझेंगे कि कौन सी रणनीति ईरान अपना रहा है। क्या वो आत्महत्या करने जा रहा है? क्योंकि हमारे भारत में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें तो लोगों ने ये तक लिख दिया है कि आने वाले समय में सेव ईरान टाइप का कैंपेन ना चलाना पड़े दुनिया में, वगैरह वगैरह। वो उसकी बहुत सारी कारण हैं। एक ख़ास तरह का जो इजराइल का रवैया है, यहूदीवाद, जियोनिज़म जो है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के देश की एक विचारधारा प्रभावित रहती है, जिसके कारण भारत में इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ सरल तरीके से समझेंगे कि ये कहानी क्या है और ये लड़ाई क्या है। देखिए, जब महीना शुरू हुआ तो इसी महीने सीरिया के ब्रिगेडियर रिज़ा ज़ाहिदी, उनको दमिश्क में जो ईरान का दूतावास की बिल्डिंग थी, उनके कैंपस की एक बिल्डिंग थी, उसको मिसाइल से उड़ाया गया और उस मिसाइल हमले में ये मारे गए। F-35 जेट इसमें इस्तेमाल हुए, जिनके ज़रिए वो मिसाइल गिराई गई। F-35 एक पावरफुल जेट है जो इजराइल का है। तो अब इसको लेकर जो कहानी थी वो ये थी कि इस हमले को करने से पहले इजराइल ने क्या अपने दोस्तों को सूचित किया था। तो खबरों के मुताबिक 1 मिनट पहले, सिर्फ 1 मिनट पहले, बाइडन को नेतन्याहू ने ये सूचना दी कि हम इजराइल के दूतावास पे हमला करने जा रहे हैं। इस सूचना को बाइडन ने बड़ी चतुराई से जल्दी से इमरजेंसी बेसिस पे बैक चैनल कम्युनिकेशन के जरिए, क्योंकि ईरान से उनका सीधा संवाद नहीं है, ईरान को यह जानकारी दी कि बॉस आपके वहां पर यह हमला कर रहा है इजराइल, और अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। इसलिए हम बुरा मत मानना भैया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये मत समझना कि अमेरिका का खेल है। क्यों? क्योंकि इजराइल तो है ही ईरान का दुश्मन। अमेरिका के साथ भी ईरान की एक लंबी लड़ाई है, उसका एक इतिहास है, उस पर जाएंगे, थोड़ा सा मसला भटक जाएगा। लेकिन इतना मान लीजिए कि अमेरिका ने अनाप शनाप सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, ये हमला हो गया और एक जिम्मेदार व्यक्ति मारा गया और उस बिल्डिंग में मौजूद कई लोग मारे गए। इधर तो अमेरिका कह रहा मेरी गलती नहीं है भाई, पीछे से बता दिया। और दूसरी तरफ जब संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव लेकर आया ईरान, क्योंकि दोनों ने वियना कन्वेंशन साइन किया हुआ है, इजराइल ने भी और ईरान ने भी, और वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो डिप्लोमेटिक ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। तो क्या किया वेस्ट ने, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, इजराइल के हमदर्द हैं, इन लोगों ने एक तरीका निकाला और पश्चिमी मीडिया के ज़रिए एक बात फैलाने की कोशिश की कि जिस इमारत पे मिसाइल से हमला किया गया है वो इमारत दूतावास की इमारत थी ही नहीं, दूतावास के पास एक इमारत थी। ईरान का कहना है कि हमारे दूतावास की इमारत थी, वरना हमारा आदमी पास की इमारत में क्यों रुकेगा, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी वहां क्यों रहेंगे। अब तकनीकी मसला यह है कि वहां पर वो दूतावास की इमारत है या नहीं है, यह फैसला कौन करेगा। यह फैसला 2 लोग कर सकते हैं, या तो सीरिया जिसकी धरती पे वो दूतावास, या ईरान जिसका वो दूतावास है। बाकी लोग बैठ के बोल देंगे नहीं है दूतावास, तो क्या हो जाएगा। और इन्होंने यही किया कि जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो सारी ये पश्चिमी मंडली जो है इसने उसको गिरा दिया। ईरान के पास क्या रास्ता है, अब उसको जो है वो अपने डिटरेंस को रिस्टोर करना है। अब डिटरेंस क्या होता है? डिटरेंस किसी देश के मामले में यह होता है कि भाई साहब खबरदार, जो नजर उठा के भी हमारी तरफ देख लिया, ऐसा जलवा एक कायम रखना, दुश्मन को हद में रहना पड़े ऐसी एक इमेज बनाकर रखना, और अपनी आंख ऐसी लाल रखना कि सामने वाले की हिम्मत ना हो। अब आपके आदमी मार दिए गए, आपके दूतावास पे हमला कर दिया गया, वियना कन्वेंशन के हिसाब से आप निंदा प्रस्ताव भी पारित नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए एक रास्ता बचता है, आपने डिटरेंस लूज कर दिया है। ऐसे समझिए कि ये इलाका दाऊद इब्राहिम का इलाका, और इसके इलाके में कोई घुस के अगर
मर्डर कर जाए तो ये दाऊद की शान में बहुत बड़ा धब्बा है। तो दाऊद अपनी शान को कायम रखने के लिए जिन लोगों ने उसके इलाके में हमला किया उनको सबक सिखाएगा, तभी तो जलवा बना रहेगा। ऐसा देशों के मामले में भी होता है। जो बहुत सारी चौकियां हमारी जो गश्त वाले इलाके थे, दूसरी चीज़ें थी जिनको कहा जा रहा है कि चीन वहाँ पर घुस आया, और उसमें हमारी जो डिटरेंस है उस पर ही तो सवाल उठ रहा है कि हमारे सैनिक भी मारे गए। और अभी तक सरकार भी कह रही है, अभी रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं गई, ना कोई घुसा है ना घुसा था। तो वो एक जो बार बार उसकी हिम्मत हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार चीन की लड़ाई के बाद से हिम्मत नहीं थी, लेकिन वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने तो जल्दी जल्दी उन्होंने चीन से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर धोखा मिला, बहुत सारी चीज़ें, दोबारा वाजपेयी जी बने तब भी कुछ हुआ, उसके बाद अब मोदी जी बने, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। तो बहरहाल जो डिटरेंस का लेवल है, चीन की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो भारत की धरती पे कदम रख सके, वो हिम्मत उसकी हो रही है। डोकलाम के अंदर चीन घुस आया, हम उसको रोकने गए थे, हम वापस आ गए। तो ये होता है डिटरेंस, और वो डिटरेंस कम हुआ है, जिसको लोग कहते हैं ना 71 में जैसे बांग्लादेश युद्ध जीता भारत ने, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की तरफ नज़र उठा के देख ले, क्योंकि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण, किसी देश के इतने सैनिकों ने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया था जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इतिहास बन रहा था, तो एक पावर दिखती है। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है? आपके पास जब न्यूक्लियर बम होता है तो एक आपका जलवा होता है कि भैया इनका न्यूक्लियर बम है, दूर रहो, इनसे पंगा मत लो। तो ईरान की जो डिटरेंस है कि मुझसे पंगा मत लेना, खबरदार मेरे पास मत आना, गोली मार दूंगा, जैसे बोलता है ना, ये डिटरेंस है। तो वो डिटरेंस जो है उसको रिस्टोर करना है ईरान को। ईरान का कोई रास्ता नहीं है, उसको अपनी उस डिटरेंस को, उस ताकत को वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए क्या करेगा? वापस लाने के लिए ईरान ने बाकायदा ये हमला किया, और ये हमला इस चतुराई से किया है, इसमें लोगों को लग रहा है कि पागल की तरह जो है वो ईरान कूद पड़ा और लोगों ने उसके ड्रोन मार गिराए। जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं हुआ था। ईरान ने बहुत चतुराई के साथ पहले अपना आत्मघाती दस्ता ड्रोन्स का भेजा, और वो जाकर ईरान के ऊपर ड्रोन्स जाने लग गए। ईरान के ऊपर, माफ कीजिएगा, इजराइल के ऊपर। ईरान ने यह हमला बहुत चतुराई से किया था। ईरान ने क्या किया कि अपने आत्मघाती ड्रोन्स बहुत सारे भेजे, और जब वो ड्रोन्स गए तो उन ड्रोन्स को मारने के लिए, गिराने के लिए अमेरिका भी वहाँ मौजूद था। अमेरिका ने काफ़ी हद तक मदद की। और जो एडी एम्यूनिशन होता है, एडी एम्यूनिशन मतलब तैयार हथियार किसी के गोदाम में रखे हुए हैं, एम्यूनिशन डिपो के अंदर रखा हुआ जो एम्यूनिशन होता है, वो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने अपने ड्रोन्स के ज़रिए बहुत सारे हथियार फायर करने के लिए इजराइल को मजबूर कर दिया। और उन ड्रोन्स को जब इजराइल गिरा रहा था, ईरान ने अपने बहुत सारे मिसाइल फायर किए जो कामयाबी से लगे हैं। जिस बात को लोग ऐसे समझ रहे हैं कि एक बचकानी हरकत की ईरान ने और उसने इनको मार गिराया। अगर मुझे पता है, आपको पता है कि मैं अगर हरकत करूंगा और ये मार गिराएंगे तो मैं ऐसे रास्ते पे क्यों जाऊंगा? इसी कड़ी में पहले, ईरान के हमले से पहले, हिजबुल्लाह ने भी वहाँ से बहुत सारे रॉकेट छोड़े थे, और उन रॉकेट्स ने भी इजराइल का जो एडी का खजाना खाली किया था। अभी इस हमले से एक दिन पहले जो जानकारियाँ आई हैं उनके हिसाब से 200 के करीब सुसाइड ड्रोन भेजे थे ईरान ने बहुत रणनीति के तहत। और ये जो है वो इसके बाद में जो गैप बना डिफेंस सिस्टम में, उसका फ़ायदा उठाकर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। आप ऐसे समझिए कि मैं शादी वाले ड्रोन जो होते हैं ना 20-20, 30-30 हज़ार रुपये वाले, वो छोड़ दूँ 50-100, अब तुम चलाओ उस पर अपनी मिसाइल। अब वो गाइडेड मिसाइल है, वो चलानी तो वही पड़ेगी, उसको गिराने के लिए कोई और तरीका तो है नहीं। या समझिए कि दिवाली पे जो हमारे पटाखे वाले रॉकेट होते हैं, अगर इसमें बड़े वाले रॉकेट थोड़े बना के कोई अगर इजराइल के ऊपर 1000 फेंक दे, तो इजराइल कैसे तय करेगा कि कौन सा असली रॉकेट है और कौन सा नकली रॉकेट है? उसका सिस्टम तो गर्माहट को महसूस करेगा और अटैक कर देगा। तो आप सोचिए कितनी मिसाइल खत्म हो जाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ईरान ने किया। ईरान ने अपना विमान
विमान नहीं बल्कि सुसाइड वाले ड्रोन भेजे, जिनका काम ही था जाओ और मर जाओ। ना तो हथियार लेके गए थे ना कुछ करने गए थे। खैर, जो विजुअल एविडेंस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में ईरान अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा है। और इसके साथ ही ईरान ने अपने डिटरेंस को रिस्टोर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर दी है। लेकिन इन हमलों का मकसद क्या सिर्फ डिटरेंस था? पहली चीज़। दूसरा, दुनिया का सीन इससे कैसे बदलेगा? क्या अब एक नई वॉर शुरू हो जाएगी? क्या एक नया रायता फैल जाएगा? इस पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझे कि ईरान ने जो सबसे ज़्यादा तेज उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है वो है खैबर शेकन। अब ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए, जो ध्वनि की रफ्तार से कोई मिसाइल उड़ती है, ऐसे समझें आप कि मैंने एक मिसाइल फेंकी, वो एक ध्वनि की रफ्तार से ही जा रही है तो वो 1 मैक हो गई उसकी रफ्तार। अगर दुगनी रफ्तार से जा रही है तो 2 मैक हो गई। 5 मैक तक की रफ्तार की मिसाइल को राडार या कोई भी डिफेंस सिस्टम दुनिया का रोक सकता है, पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा तेज राडार नहीं बने हुए हैं। तो जो 7 या 8 वाली मिसाइल होती हैं वो कहलाती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अमेरिका के पास भी, दुनिया में किसी के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने और उड़ा देने का कोई जुगाड़ नहीं है। इसलिए आयरन डोम या कुछ भी हो इजराइल के पास में, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आती है तो उसके अचूक होने की 99.99% संभावना है। उत्तर कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं इस तरह की, और इसी तरह से चीन के पास भी हैं। सोचिए, हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में भारत भी कहा जाता है कि अघोषित तौर पे बना चुका है। घोषित तौर पे वो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा अभी तक उसने नहीं किया है। तो अब आप सोचिए, अमेरिका के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है अभी तक के हिसाब से। खैर, तो ये मिसाइल जो थी, ये वो मिसाइल थी जो ध्वनि से 8 गुनी रफ्तार से ज़्यादा से चलती है और जिसको राडार नहीं पकड़ सकता। और उसने जाके इजराइल के नागेब डेजर्ट, रेगिस्तान और नकाब इलाका जो है वहाँ और नेवातिम एयरबेस पे कमाल दिखाया है। और जिस एयरबेस पे ईरान ने निशाना साधा है वहाँ पर वही F-35 जेट खड़े रहते हैं जिन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर ईरानी दूतावास पर हमले किए थे। तो ये एक पूरी गोल पिक्चर हो गई। अब आते हैं कि इस मामले में यूरोप, अमेरिका और दूसरे लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लड़ाई बढ़ेगी? अब मसला यह है कि डिटरेंस ईरान ने अपनी साबित की। इजराइल के सामने भी मसला है डिटरेंस साबित करने का, क्योंकि नेतन्याहू रोज रोज अपनी धरती पर विरोध सह रहे हैं, जबरदस्त उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं तो 2 चीजें होंगी। एक तो वो कसूर मान लेंगे अपना, दूसरा ये होगा कि जनता उनको और खा जाएगी कि ये आदमी तो पागल है। अगर आप इजराइल के अखबारों को, जेरूसलम पोस्ट, इजराइल के और भी हारेट्स वगैरह, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इजराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उदार हैं और नेतन्याहू की नीतियों का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के कर रहे हैं। हालत ये है कि जब मिसाइल का हमला हो रहा था तो एक अरबपति है वहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए वहाँ का अडानी है, उसके पास न्यूक्लियर बम भी अगर गिरे तो कुछ ना हो ऐसे बंकर हैं। तो नेतन्याहू अपने परिवार के साथ जब ईरान हमला कर रहा था मिसाइल से, जाके उसके बंकर में रुका हुआ था। तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए उस उद्योगपति के घर के बाहर, प्रदर्शन किया कि नेतन्याहू बाहर निकल, तूने यहाँ पे इतना बड़ा पंगा ले लिया और यहाँ छिप गया है। ये स्थिति है इस वक्त वहाँ की। तो ऐसे में नेतन्याहू शायद जवाब देना चाहे, जिसकी संभावना ज़्यादा है। अब पश्चिम का नज़रिया क्या है? पश्चिम तबाह है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या दूसरे देश हों, जो भी नाटो के देश हैं, कि कितने रायते फैलेंगे। एक, हम ऑलरेडी यूक्रेन झेल रहे हैं, उसमें हमारा पैसा जा रहा है, संसाधन जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऊपर से ये
इजराइल ने रायता खोल दिया गाजा पट्टी पे, रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको तरह तरह से रोक रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। तीसरा, लाल सागर में खुला हुआ है हूती वाला, हूती विद्रोही से निपटने के लिए भी उनकी बहुत सारी ताकत लग रही है, उनका पूरा व्यापार उसी सुएज कैनाल से होता है, वहां शांति हो तो मामला, तो इतनी सारी मार सह रहे हैं। अब उनको लग रहा है ये कि नई बीमारी हम क्यों पालें, अब अगर ईरान के साथ फ्रंट खुलता है तो फिर रिसोर्सेज दो, सारी चीजें दो। बाइडेन की समस्या यह है कि उसके यहां पे हो रहे हैं चुनाव, बाइडेन को यह भी दिखाना है कि वो इजराइल के साथ है, बाइडेन को यह भी दिखाना है कि वो बॉस है इजराइल का भी, इजराइल अभी भी उसके कंट्रोल में, जबकि इसमें बाइडेन की बेइज्जती हुई, बाइडेन को पूछा नहीं, उसने इतना बड़ा हमला कर दिया। तो वो पूरा एक सीन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि लाशों के ताबूत अगर अमेरिका पहुंचते हैं, जाहिर बात है अमेरिका के सैनिकों के होंगे, तो बाइडेन के लिए इस चुनाव में बचना नामुमकिन होगा। अमेरिकन लोग अपने सैनिकों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, अगर मारे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जिससे हमारे यहाँ अभी तक लोग कहते हैं कि जांच ही नहीं हो रही है पुलवामा की, इतना समय हो गया, आरोप बड़े बड़े लग चुके हैं। उस स्टेट का गवर्नर कह रहा है कि इन्होंने जो है वो विमान नहीं दिया वरना वो मरते ही नहीं। खैर, तो वहाँ पर बाइडेन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाइडेन चाहेंगे शांति हो जाए, बाइडेन ये भी चाहेंगे नेतन्याहू की नाक ऊंची रहे। ईरान कह रहा है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जवाब दे दिया, तुमने मेरे आदमी को मारा, मैंने तुम्हारे यहाँ मिसाइल छोड़ दी और दोबारा हिम्मत करोगे तो मैं फिर निपटा दूंगा। दूसरा, वो एक और चीज़ कह रहा है, दुनिया भर के मुसलमानों को ईरान ये संदेश देना चाहता है कि ये तुम्हारे ये जो सुन्नी देश हैं ये सारे के सारे देखो कैसे इजराइल के पीछे पीछे घूमते हैं, उसके पिछलग्गू बने हुए हैं, उसके चमचे बने हुए हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, टर्की हो, यहाँ तक कि आपका मिस्र भी, किस तरह से ये सारे देश इजराइल के मामले में भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ईरान कहना चाहता है कि देखो हम शियाओं में दम है, हम इस मामले में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इजराइल को, ये संदेश भी वो देना चाहता है। खुमैनी का एक बयान आया कि जिसने अल्लाह के सामने सजदा कर लिया, इतना ईश्वर के सामने जो झुक गया, उसके लिए कोई सुपर पावर नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा जो दृश्य चल रहा है, इस दृश्य में एक चीज़ बड़ी साफ है कि आने वाला जो समय है वो अपने सहनशीलता के प्रदर्शन का है। लेकिन जो लोग लालची लोग होते हैं, जिनको अपने कारोबार चाहिए होते हैं, जो बड़ी बड़ी हथियार लॉबी हैं, अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, जो अमेरिका की सरकार चलाते हैं, जो अमेरिका का नेतृत्व तय करते हैं, जो पूरी दुनिया की सरकारों को अपने इशारे पर नचाते हैं, उनको पैसे देते हैं। अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में उसकी एक छोटी सी झलक देख ली होगी, कैसे उद्योगपति चीज़ों को मैनेज करते हैं। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा में कोई बड़े उद्योगपति भारत वाले थे ही नहीं। तो पूरी दुनिया में वो लोग जो हैं, उनके जब हथियार बिकते हैं, उनके मुनाफे होते हैं, लाख लाख गुना मुनाफा होता है हथियारों मिसाइलों में। 50 रुपए की चीज़ बनाओ, 50 लाख में बेचो। जो चीज़ आप खरीद के लाते हो वही चीज़ वहाँ कई तो वो सारे लोग जो है वो चाहेंगे कि यहाँ पर अशांति बनी रहे। अब इजराइल के पास दबा के हथियार हैं, अभी उसके पास एम्यूनिशन डिपो में भरा हुआ है असला। जाहिर बात है वो अपना असला ख़त्म करेगा तब तो नया खरीदेगा। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंसर्न हैं जिनके कारण ये कहना आसान नहीं है कि अब शांति होने वाली है। क्योंकि अगर शांति होनी होती तो अभी एक बातचीत के चैनल खुल चुके होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ईरान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसने अपनी डिटरेंस को वापस रिस्टोर भी किया और उसके साथ साथ उसने एक काम और किया, अपने स्ट्राइक के बारे में बाकायदा अमेरिकी मीडिया के ज़रिए ये मैसेज पहले ही जारी कर दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो और सब लोगों को पता चल जाए कि ईरान हमला करने वाला है और ईरान हमला कर भी ले और सब ठीक हो जाए। अब आते हैं कि ईरान को कौन कौन से घाव दिए हैं इजराइल ने। इजराइल किस तरह से ईरान को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा है, तो आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। उन्नीस 1962 में
मोसाद ने ये हरकतें शुरू की थीं। एक जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट था हैंस क्रूक, वो गायब हो गया, अभी तक वो मिले ही नहीं, उसको लापता हो गया। इसी तरह से अलग अलग ईरान के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लोग थे उनको अलग अलग इंसिडेंट में मार डाला गया। साथ में मोहसिन फ़खरीज़ादे जो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी 2020 में हत्या की गई। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया कि वो हत्या अपने आप में पूरा एक वीडियो है। मोहसिन फ़खरीज़ादे अपने गांव के घर गए हुए हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी थे, और जब वो अपने गांव जाते थे तो अपनी चीज़ों को एक तरफ रख देते थे कि वो कितना सेंसिटिव आदमी था, सोचिए, देश का परमाणु वैज्ञानिक। और वो खुद ही गाड़ी चलाते हुए अपने घर से वापस लौट रहे हैं। एक जगह पे एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है जहाँ पे गाड़ी आपको धीमी करनी पड़ती है। जहाँ वो स्पीड ब्रेकर पड़ता है उस स्पीड ब्रेकर को पार करते ही एक ट्रक खड़ा हुआ है। उस ट्रक के अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन गन लगी हुई है, चलाने वाला वहां कोई नहीं है। वो मशीन गन हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में बैठकर मोसाद के एजेंट उस मशीन गन को कंट्रोल कर रहे हैं। फ़खरीज़ादे की गाड़ी यहां स्पीड ब्रेकर पे रुकेगी ये उनको पता था, और जैसे ही वहां रुकी गाड़ी और उसने स्पीड ब्रेकर को जैसे ही पार किया स्लो करके, इस गन ने एम किया और फ़खरीज़ादे को उड़ा दिया। फ़खरीज़ादे की हत्या होने के बाद वो जो गाड़ी वहां खड़ी हुई थी जिससे गोली चली फ़खरीज़ादे के ऊपर, आप सोचिए, एक ऐसी गन थी जो सैटेलाइट से कंट्रोल की जा रही थी, दूर बैठकर किसी दूसरे देश से, एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं था। और वो ट्रक वाला जो है वो भी ट्रक खड़ा करके चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं, लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रक भी उड़ जाता है, सारे सबूत खत्म। मोसाद का ये ऑपरेशन बहुत सेंसेशनल ऑपरेशन माना जाता है। उस फ़खरीज़ादे की हत्या को भी ईरान ने झेला, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तरह तरह के अड़ंगे पूरा पश्चिम लगाता रहता है। ये पूरे एक, मैं आपको पहले कई वीडियो बता चुका हूँ कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को पश्चिम अपने लिए खतरा मानता है। उस्मानिया सल्तनत का ये इलाका होता था, पहले एक बड़ी सल्तनत, इस्लामिक सल्तनत होती थी। उस सल्तनत के अंदर से टूट टूट के बहुत सारे देश निकले, जाहिर बात है उनको भी इस्लामिक देश होना था। हालांकि इनमें जो इस्लामिक देश हैं या धार्मिक स्वतंत्रता और बहुत सारी चीज़ों का एकदम अलग ही स्तर है। इसको पाकिस्तान वाला इस्लामिक देश मत मानिएगा, वहाँ पर 95% मुस्लिम आबादी वाले देश भी हैं और वहाँ पर भी धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्मों के लिए रिजर्वेशन तक है। कई जगहों पे तो आपके कैबिनेट में भी धर्म के हिसाब से रिजर्वेशन है कि भैया एक मंत्री तो हिंदू बनेगा, एक ईसाई बनेगा, इस टाइप का, इस तरह का पूरा एक नेटवर्क। तो वो पूरा जो सीन है, उस सीन में क्या है कि ये जब था इसको तोड़ा गया और उसको तोड़कर वहाँ पर बाकायदा इजराइल को बिठाया इसलिए गया और वहाँ पर कई सारे ऐसे इक्वेशन खड़े किए गए ताकि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए वहाँ हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहे। ये तनाव उसका हिस्सा है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो बहरहाल इसीलिए यहाँ पर शांति नहीं होने दी जाती है। तो फ़खरीज़ादे की हत्या हुई, इसके साथ तरह तरह के लोग वहाँ पर मारे जाते रहे। 3 जनवरी को 84 लोग मारे गए। जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं, उन ईरान के एक बड़े अधिकारी थे, उनकी मौत हुई थी, उनकी हत्या करवा दी गई थी। उनकी कब्र पर लोग गए थे, टाइप श्रद्धांजलि देने मान लीजिए, और उस जगह पे हमला किया गया और हमला कराया गया आईसिस से। 84 लोग मारे गए। अब आप और हम समझते हैं आईसिस जो मुसलमानों का वो इस्लामिक संगठन है, फलां ढिमका है, लेकिन आईसिस आज की तारीख में माना जाता है कि सऊदी अरबिया की मदद से अमेरिका का एजेंट है। इसी तरह से पिछले महीने ही जैस अल अदल करके एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, उसने 11 ईरान के पुलिस अधिकारियों को मार दिया। 25 दिसंबर को राजी मौसावी और सीनियर कमांडर थे कोवर्ट फोर्स के, उनको मार दिया गया। और इसी तरह से और भी बहुत सारे अधिकारियों वगैरह को मारा जा चुका है। तो ये सारी जो घटनाएं आती हैं, इनको आप सुनते हैं तो आपको लगता है ईरान कमज़ोर हो गया। तो ये अगेन मामला डिटरेंस का आ गया
कि ईरान का डिटरेंस कमजोर होता जा रहा है। ये अब हल्के में लेने लगेंगे ना लोग, उसके अधिकारी को मार लिया, कुछ मार लिया, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ना है। तो इसलिए ईरान के लिए ये हमला बहुत ज़रूरी था। ईरान ठंडी करके खाने वाला देश है, दिमाग बहुत लगाता है, मूर्ख बिल्कुल नहीं है, ताव पे चढ़ते नहीं हैं। और वो इसीलिए पूरा जब गाज़ा वाला एपिसोड हुआ उसमें अपने आप को संयमित रखे रहा। अब उसको जब उसके ऊपर सीधे हमला हुआ, अब आप उसको कह सकते हो उसको उकसाया गया, कि मैंने आपको वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ईरान को उकसाया भी जाता है बार बार। जितने भी हमले हो रहे हैं यमन में, हूती वाले हमले हों, हिजबुल्लाह वाले हों, जितने हमले हों, उन सब के पीछे बताया जाता है ये ईरान समर्थित है या ईरान बैक्ड है। ये वेस्टर्न मीडिया बोलता है। लगातार ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान से लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं लोग। तो अब ईरान ने ये कहा कि भाई बहुत हो गया, अब हम दबेंगे नहीं। अब आगे क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। अब आप लोग कहानी काफ़ी समझने वाली थी, इसलिए लंबी हो गई है। आप कहेंगे कि आज तो कांग्रेस पार्टी के बाद में अब बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया है, तो आपको मैनिफेस्टो पे वीडियो बनाना चाहिए था। मैं भी मैनिफेस्टो पे वीडियो बना देता, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। क्या होगा वीडियो बनाने से मैनिफेस्टो पे? ये पार्टियां मैनिफेस्टो में अमल तो करती नहीं है, कुछ भी बोल के चल देती हैं, अगली बार जो काम करना है वही करेंगे। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लाखों लोगों से ओपिनियन मंगाई, इतने ईमेल आए। अरे तुमने उतने ईमेल पढ़ा के इतनी जल्दी मैनिफेस्टो भी तैयार कर लिया? जरा चेक करिएगा, 10 दिन का भी अंतर नहीं, हफ्ते भर का भी अंतर नहीं है। जब राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी बनाई इन्होंने, मैनिफेस्टो बाहर आया। तो ऐसे मैनिफेस्टो के ऊपर मैं क्यों वीडियो बनाऊं? कई लोगों ने मुझे मैसेज किए मैनिफेस्टो बनाइए। क्या बनाऊं? कुछ है ही नहीं। हाँ, एक खबर है, मोदी जी मैनिफेस्टो पे जब अपना भाषण दे रहे थे और आप लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, इसका मतलब समझते हैं? ये 400 पार करने वाला आदमी सिर्फ पूर्ण बहुमत वाली सरकार पे आ गया है। 250 से ऊपर नहीं आएंगी, मैंने आपको बोला था। और इस भाषण से लगता है कि मोदी जी भी यही सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।